ये सभी जानते हैं कि कुछ बीमारियां किडनी को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। उनमें प्रमुख है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्रोनिक कंडीशंस आदि। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में किडनी डैमेज होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। आज हम आपको उन 7 दवाओं के बारे में बताएंगे जिनके नियमित या बहुत ज्यादा सेवन से किडनी को भारी नुकसान हो सकता है। किडनी का मुख्य काम है खून को साफ रखने के लिए वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना, और इसी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन दूसरे रोगों का इलाज करने वाली कुछ दवाइयां हमारी किडनी को ही बीमार कर दे रही हैं। एक्सपर्ट से बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह की दवाइयां लंबे समय तक खाने से किडनी डैमेज हो सकती है और कई बार तो किडनी फेल हो जाती है। बिना स्टेरॉइड वाली ये दवा पेन रिलीफ में काफी कारगर होती है, खासकर सिर दर्द, मसल पेन, आर्थराइटिस में और बुखार में। एक तरफ ये हमें दर्द, सूजन और जलन से राहत देते हैं, वहीं किडनी में ब्लड फ्लो में बाधा पहुंचाते हैं। अगर लंबे समय तक ली जाए तो इससे किडनी डैमेज और किडनी फेल होने का रिस्क रहता है। अगर किसी को पहले से किडनी, लिवर या हार्ट की समस्या है तो ये रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए इन दवाओं को तभी लें जब डॉक्टर जरूरी बताए। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस में आमतौर पर यह दवा दी जाती है जिसे जोलेड्रोनिक एसिड भी कहा जाता है। यह दवा किडनी पर बुरा असर डालती है, खासकर जिन्हें पहले से कोई समस्या हो। आमतौर पर डॉक्टर भी इस दवा को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, आप भी सावधानी रखें। कुछ दवाओं में लेक्सेटिव सोडियम फॉस्फेट होते हैं, खासकर कोलोनोस्कोपिक से पहले दी जाने वाली दवा में। यह दवा फॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट का कारण बनती है, जिससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। इस दवा का काफी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की देखरेख। हाई ब्लड प्रेशर की दवा लंबे समय तक और कई मामलों में तो जीवन भर खानी पड़ती है। लिसिनोप्रिल, इनेलोप्रिल और रेमिप्रिल जैसी दवा एसीई इनहिबिटर्स को बिलोंग करती है। इसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। यह दवा हार्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ बीपी कंट्रोल में रखती है। क्योंकि यह दवा किडनी के माध्यम से प्रोसेस होती है तो कभी कभी किडनी को नुकसान पहुंचा देती है, खासकर तब जब पानी कम पीते हैं और किडनी के लिए पहले से कोई दवा ले रहे हैं। यही वजह है कि इन दवाओं को प्रेस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर किडनी फंक्शन की जांच कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार दवा के डोज को एडजस्ट करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाइयां क्रिस्टल बनाकर यूरिन फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, जो कुछ किडनी सेल्स को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स, वैंकोमाइसिन और एसिक्लोलीवर डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाइयां कभी ना लें। ओमेक्सप्रेजोल और एसोमप्रेजोल जैसी दवाओं का सेवन आमतौर पर हार्ट बर्न और एसिड फ्लक्स के से राहत पाने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक इसे खाने से किडनी फेल होने का रिस्क रहता है। बाजार में इनके विकल्प मौजूद हैं। डायरेटिक्स का इस्तेमाल आमतौर पर सूजन और हाई बीपी में होता है। इसकी मदद से शरीर से एक्सेस फ्लूइड भी निकाला जा सकता है। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। इससे किडनी पर स्ट्रेस बढ़ जाता है और किडनी डैमेज भी हो सकता है। ये दवा लेने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और अब बात करते हैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से। वेलकम डॉक्टर बनर्जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कई दवाइयां ऐसी हैं जो हमें फौरी राहत तो देती है कई बीमारियों में, लेकिन अंततः किडनी को नुकसान पहुंचाती है। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लंबे समय तक खाने से किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। कौन सी दवाइयां हैं इस कैटेगरी में आती हैं? काफ़ी दवाइयाँ हैं जितने हम बहुत कॉमनली भी यूज़ करते हैं, जैसे पेन किलर्स है, तो वो लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज करता है और लिवर भी डैमेज करता है। पर लिवर का थोड़ा रीजनरेशन कैपेसिटी 10 गुना ज़्यादा होगा किडनी से, तो लिवर का काफ़ी शक्ति है और रीजनरेट कर जाते हैं लिवर सेल्स। और किडनी का उतना नहीं है। एक तो एनाल्जेसिक्स है, इसके अलावा कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स जो
डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के आते थे पहले। वो अगर एक्सपायरी वाले होते थे, उसको फिर एक प्रकार से किडनी डैमेज होता था, जिसको फैंकोनी सिंड्रोम कहते थे आजकल ऐसे। तो हमको एक्सपायरी वाला दवाई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उसमें जो कि कोई भी चीज़ हमारे, हम कुछ भी लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स लिवर एंड किडनी के द्वारा ही जाता है, तो वो पूरा उनके ऊपर ही ये पड़ता है इम्पैक्ट। तो कॉमनली देखा जाए, पोटेंशियली एवरी मेडिसिन हैज गॉट अ पोटेंशियल टू हार्म द किडनी इफ द ओवरडोज, क्रॉनिक यूज। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि चलो एलोपैथिक मेडिसिन हार्म करता है तो हम आयुर्वेदिक की ये करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन बाय एंड लार्ज सेफ होते हैं, जो हर्बल होते हैं। पर कई ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं जो मेटल यूज करते हैं, लेड और ये, तो वो भी खतरनाक। और उनके क्या है कि अगर क्वालिटी के नहीं हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्वालिटी के नहीं हो, तो उसमें स्टैंडर्ड नहीं हो, तो उसमें हमने देखे हैं मेटल पॉइजनिंग, और स्किन में देखे हैं और इसमें देखे हैं, क्योंकि आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी काफ़ी मार्केटिंग हो रहा है, तो हमको केयरफुल रहना चाहिए। सर आम आदमी क्या करे, क्योंकि अब जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं या हम्म। और भी जिस तरह की दवाइयों का आप नाम ले रहे हैं, अगर लोग ओवर द काउंटर खरीदते हैं हाँ, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के लिए खरीदते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या करें? उसको पेन मैनेजमेंट में लगता है एनाल्जेसिक। जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं आर्थराइटिस के, ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के होते हैं, और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी बीमारियां बढ़ रही है, डिजेनरेटिव डिजीज। और दुर्भाग्य ये है कि एज के साथ किडनी फंक्शन भी थोड़ा कम हो जा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये डबल ये है, डिसएडवांटेज है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है, और हमको देखना चाहिए कि दूसरे मेथड्स ऑफ पेन रिलीफ के करें, जैसे कोई फिजियोथेरेपी, या बहुत सीवियर पेन है जैसे नी रिप्लेसमेंट आजकल हो जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट के बाद आपके एनाल्जेसिक के रिक्वायरमेंट कम हो जाते हैं। तो ये सब सोचना चाहिए, पर ऑफ कोर्स हर पेशेंट को इंडिविजुअली एसेस करना पड़ेगा। सर पर मेरा हम सर मेरा दर्द के लिए ले लेते हैं एस्पिरिन, इसके लिए भी ले लेते हैं, तो वन शुड बी केयरफुल। सर मेरा वही सवाल है फिर से, क्योंकि अगर हम खुद से करते हैं तो हम सावधान रहेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम क्या करें? मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, मेरे बहुत अच्छे मित्र, हम लोग कभी रूममेट भी थे साथ में। वो 55 साल की उम्र में वो डायबिटिक थे, और उनके पैर में कुछ जख्म हो गया। दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में, बहुत बड़े अस्पताल में, टॉप टॉप थ्री के एक अस्पताल में उनका इलाज चला, और डॉक्टर ने 3 महीने तक लगातार एंटीबायोटिक खिलाया। उसके बाद उनका किडनी फेल हो गया दोनों, और उनकी डेथ हो गई। तो सर हम तो डॉक्टर की बात सुनेंगे ना, आप खुद से तो नहीं खाएंगे, खुद से 2 दिन 4 दिन खाएंगे हम तो, लंबे समय तक खाएंगे नहीं। 2 दिन 4 दिन में किडनी वैसे भी डैमेज नहीं होती है। हम हाँ, क्या करें? क्या है, आपको लगता है कि इसमें कुछ डॉक्टरों को भी एजुकेट करने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल बोला आपने। तो डॉक्टर जब लिखता है तो पेशेंट को विश्वास होता है, और डॉक्टर ही अगर गलत करेगा तो फिर माँ जी जब नाव डूबे तो कौन बचाए वाली कौन बात है। बचाए? तो क्या होता है आजकल, ये डॉक्टर्स भी जो है ये बहुत मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और एंटीबायोटिक 3 महीने अगर दिया है तो पहले पेशेंट को सोचना चाहिए कि एक हफ्ते से ज़्यादा एंटीबायोटिक अगर कोई भी दे रहा है तो सेकेंड ओपिनियन ले। क्योंकि एक हफ्ते से एंटीबायोटिक, और मेरे घर में खुद आप मैंने महसूस किया है, मेरा वाइफ को ऑस्टियोआर्थराइटिस था, नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, फंटेस्टिक सर्जन, बहुत अच्छा सर्जन था, और बिल्कुल फुल रिकवरी, कोई ये नहीं। पर जब हम 3 महीने के बाद चेकअप के लिए गए, फॉलोअप के लिए गए, 6 हफ्ते के लिए उसने पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी पेन, उसको पेन होता ही नहीं है, पर उनका एक प्रोटोकॉल बन जाता है कि आस्थाइटिस है। तो मेरा वाइफ को मैंने बोला, वाइफ बोलती नहीं, वो डॉक्टर ने बोला है लेना चाहिए। मेरा, तुमको पेन तो होता नहीं है, तो क्या मेरे फिर कहने से उसने वो दवाई नहीं ली, नहीं तो आम पेशेंट ले लेता है। तो ये पहले थोड़ा, पेशेंट आजकल जो है, पेशेंट शुड नॉट फील कि डॉक्टर इज गॉड, मतलब डॉक्टर गॉड है। अभी पर्टिकुलरली, पर अगर डाउट है तो पेशेंट का इक्वल राइट रहता है। आपका मामला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है सर।
एक डॉक्टर ने गलत प्रेस्क्राइब किया तो दूसरे डॉक्टर ने उसको सुधार दिया। हाँ। इस तरह हर आदमी भाग्यशाली नहीं होते। यस यस यस। हम्म। तो ये क्या है कि डॉक्टर्स का मैं बताता हूँ कि उनका एक तो बिजी रहते हैं, उसके बाद उनका मेडिसिन में कुछ ज़्यादा भरोसा रहता है। तो अभी आपको अच्छा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि देखना चाहिए कि मिनिमम मेडिसिन से कैसे ये हो, क्योंकि पोटेंशियली कोई भी मेडिसिन हार्म कर सकता है। और ऐसा भी सेफेस्ट मेडिसिन कोई पर्टिकुलर पेशेंट में हम, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारे, कुछ साल हो गए, 4-5 साल और भी ज़्यादा हो गए, निमोलुसाइड एक दवाई निकला था कि बहुत जी। इफेक्टिव पेन किलर होता था, और पूरे कंट्रीज में बैन हो गए वो। पर हमारे यहाँ अभी भी मिल जाता है ओवर द काउंटर। तो हम्म। हमारे यहाँ एक तो क्या है कि जो ड्रग कंट्रोलर है उसको भी देखना चाहिए कि जो ड्रग दवाइयाँ बैन है उसको रिव्यू करें। और आपने एक चीज़ बहुत अच्छा बोला, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी बहुत दे देते हैं। कोई भी पेशेंट जाता केमिस्ट के पास, वो केमिस्ट ही दे देता है, तो वो ओवर यूज हो जाते हैं, फिर हैबिचुएटेड हो जाते हैं फिर। आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को डॉक्टर देखकर, डॉक्टर की सीनियरिटी, डॉक्टर का की काबिलियत देखकर जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ सर लोग हॉस्पिटल देखकर जाते हैं। ये बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर कोई भी हो, बड़ा हॉस्पिटल है। और बड़ा हॉस्पिटल कैसे है? तो बिल्डिंग बड़ी है, एरिया बड़ा है, नाम है, ब्रांड है, तो वो चले जाते हैं वहाँ और बाकी। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके खुद के फार्मेसी रहते हैं। और शायद सब डॉक्टर्स को टारगेट रहते हैं कि आपको इतना प्रिस्क्राइब करना है, तो आप उसी फार्मेसी को पेशेंट को वहीं डायरेक्ट करते हैं। तो फार्मेसी जो हॉस्पिटल के साथ ही लगा रहता है फार्मेसी, उसको भी मुनाफा होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जी। डॉक्टर्स का टारगेट पूरे कर रहे हैं, इसलिए वो ओवर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं।